हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेड स्टार्ट एजुकेशन। दिस इज़ योर मेंटर अमन सिंह और आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इस चैप्टर की जितनी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है उसे आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। First question is, an object experiences a net zero external unbalanced force। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? देखो, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये ए, इसके ऊपर मैंने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते थे? आपको याद होगा, जिसका टोटल सम क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। मतलब एक तरफ से तो लगाया, ठीक है, और दूसरे अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट में नहीं लगाया तो वो अनबैलेंस कहलाता था। लेकिन इसमें क्या कह रखा है कि नेट जीरो है ये, मतलब जितना फोर्स वो अल्टीमेटली हमने इधर लगाया उसी के अपोजिट में इधर भी लगाया। मान लीजिए 5 न्यूटन इधर डायरेक्शन से लगाया था, 5 न्यूटन इधर डायरेक्शन से लगाया था। अब ये कितना हो गया? नेट कितना हो गया? जीरो हो गया। मान लीजिए मैंने 2 न्यूटन इधर लगाया इस ऑब्जेक्ट पे और 2 न्यूटन इधर लाया, तो वो कितना हो गया? नेट जीरो हो गया। इसने इसे कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसे कैंसिल आउट कर दिया, जिसकी वजह से जो इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल नेट फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया? नेट फोर्स सर हो गया जीरो। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो गया इस ऑब्जेक्ट पे? जीरो हो गया। और इसी को क्या बोलते थे हम? बैलेंस फोर्स भी तो कहते थे एक तरीके से, कि जब अब पूरा नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या होता है? बैलेंस फोर्स हो गया। तो अल्टीमेटली वो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स को अगर उसने जीरो बना दिया, दैट इज वो बैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहा है। और अब वो पूछ रहा है क्या इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं अगर हमने इस पे नेट फोर्स जीरो लगा रखा है? यस, इट इज पॉसिबल। मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहले से ही किसी v वेलोसिटी से चल रहा है। अब मैंने इस पे कई सारे फोर्सेस लगाए, मैंने इधर F लगाया, इसके अपोजिट में F लगाया, तो मैं कितने भी फोर्स लगा लूं, लेकिन जब तक कि इनका सम, नेट सम कितना है? जीरो है। मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी या फिर इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है। तो इसी में यही पूछा गया कि क्या क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जब जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा हो। क्यों? अगर मेरा ऑब्जेक्ट पहले से मूव नहीं कर रहा है और मैंने इस पर कितने भी फोर्स लगा दिए, लेकिन अगर उनका सम क्या है? जीरो रहेगा, तो दैट मीन्स बैलेंस्ड फोर्स है। और बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ना ही ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट से मोशन में जाता है और ना ही मोशन से रेस्ट में आता है। ठीक है, क्या मैं इस पे, अगर मैंने मान लीजिए चारों तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे बेसिक कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है। तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट शुड ऑलरेडी बी ट्रेवलिंग, ऑब्जेक्ट traveling with a uniform speed in a straight line। ठीक है, दूसरी कंडीशन, आपने सर इस पर फोर्स तो लगाया, ठीक है, आप इस पर कितना भी फोर्स लगा लो, लेकिन अगर मेरे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तब तक तो ठीक है। अगर इसका ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मीन्स आपने नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इसमें? डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी चेंज्ड। थर्ड पॉइंट, तीसरी चीज क्या है कि सर आपने अगर इस पर फोर्स लगाया और मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ गया, दैट मीन्स
मेरे मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, वो उसकी स्पीड चेंज होकर 2 हो गई या 7 हो गई। दैट मीन्स नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसलिए इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड शुड नॉट बी चेंज, या वेलोसिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। शुड नॉट बी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया दैट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। तीसरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये कि भाई अब अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप लोगों को पता है ना, फ्रिक्शन लगता है, कांटेक्ट फोर्स होता है जो, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होगा तो अदरवाइज मेरा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज होने लगेगी, वो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, और नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन शुड बी जीरो। हमें वो कंडीशंस बतानी है इस क्वेश्चन में कि किस किस कंडीशन में नेट फोर्स जीरो रहेगा। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन जीरो, ये सारी कंडीशन में जो नेट फोर्स है वो जीरो रहेगा आपका। और इसी चीज से एक और नाइस पॉइंट बनता है, एयर का फ्रिक्शन भी क्या होना चाहिए, एयर फ्रिक्शन शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी मेरा ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी से, नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर सकता है। अदरवाइज उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी या ज्यादा हो जाएगी, और वो बताता है कि वेलोसिटी कम या ज्यादा या उसका डायरेक्शन चेंज होना क्या बताता है, कि नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट। तो जब एक कारपेट है, मान लीजिए ये एक कारपेट है, ठीक है, और इस कारपेट पे डस्ट है, और जब इस कारपेट को एक डंडे से बीट किया जाता है, पीटा जाता है, तो इसमें से धूल नीचे गिरने लगती है। ऐसा क्यों होता है, आप सबने क्या पढ़ा है, न्यूटन्स के लॉ पढ़ा है, कौन सा, लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन वांट्स टू रिमेन इन मोशन। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। इसी वजह से अब जैसे ही हमने इस कारपेट को बीट किया, तो ये कारपेट के ऊपर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो किस में रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं किस में, रेस्ट में। लेकिन जब ये कारपेट पे डंडा पड़ता है, इसे बीट किया जाता है, तो ये कारपेट मूव कर जाता है। ठीक है, लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल हैं, बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया, ये वहीं के वहीं रह जाते हैं, और इस वजह से ये नीचे कर जाते हैं। कारपेट तो आपका जैसे ये फिगर है, इसके बाद कारपेट तो आपका मूव कर गया इस तरीके से, ठीक है, और डस्ट के पार्टिकल हवा में ही रह जाते हैं इनर्शिया की वजह से, और फिर वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विद ए रोप। तो भाई एक बस है हमारे पास, और ऐसा क्यों कहा जाता है, पूछा गया ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो हमारी बस है उसके ऊपर जो आपने लगेज रख रखा है, ठीक है, जो सामान रख रखा है, उसे रस्सी से बांध दो। ठीक है, क्यों कहा जाता है, अब आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने रस्सी से नहीं बांधा और एकदम बस स्टार्ट हो जाती है, चलना स्टार्ट करती है, तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये वहीं की वहीं रुकने रहना चाहेंगे, लेकिन बस आगे मूव करेगी, तो इसकी वजह से क्या है, इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ धक्का खाएंगे और हो सकता है लगेज गिर जाए। और मान लीजिए ये जो हमारी बस है पहले से मूव कर रही थी, और अचानक से इसमें क्या लग जाए, ब्रेक लग जाए, और आप समझ सकते हैं जैसे ही इस पे ब्रेक लगेंगे उसकी वजह से क्या होगा, बस तो अपनी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया ये आगे ही मोशन में ही मूव करते रहेंगे, तो हो सकता है नीचे गिर जाए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द फ्लोर बस। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में से लिख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड। मतलब एक ग्राउंड है, सरफेस है, इस पे एक बैट्समैन ने बॉल को क्या किया, हिट किया। ठीक है, तो बोल रहा है थोड़ी देर बाद, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस चलने के बाद
ये जो बॉल है वो क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। ये थोड़ी देर तो चलती है और उसके बाद फिर आ जाती है रेस्ट पे। ठीक है, ये किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई, रुक गई, अब आगे मूव नहीं कर रही। तो पूछा गया है ये बॉल धीरे धीरे स्टॉप क्यों हो गई। अब इसके पीछे 4 ऑप्शन है, चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। बैट्समैन ने बहुत अच्छे से बॉल को नहीं मारा था, अगर ज्यादा तेज मारता तो वो नहीं रुकती। नहीं, बकवास चीज है, गलत है। ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि बहुत तेज मारोगे तो चलती रहेगी और धीरे मारोगे तो नहीं चलेगी। हमने वैसे तो हम सब जानते हैं बट फिर भी सारे पॉइंट्स पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। ठीक है, तो बोला गया है जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है बॉल की, वो किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी आएगी। बात तो सही है, अगर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कुछ वेलोसिटी आएगी, हमने इस फोर्स को ज्यादा कर दिया तो इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये क्या रीजन है इसके स्टॉप होने का, हमसे पूछा गया है कि भाई वो स्टॉप क्यों हो गई, स्लो क्यों हो गई, तो ये रीजन भी नहीं है हमारे लिए। बात सही थी लेकिन प्रॉपर रीजन नहीं है। थर्ड, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। जब बॉल मोशन में होती है तो उसको अपोज कर रहा होता है एक फोर्स। क्या ये सही है, यस, यही ऑप्शन सही है। और आप सब जानते हैं कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर बॉल हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट में। अगर हमारी बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब दो सरफेसेस के जो कांटेक्ट होता है, जहां पे दो सरफेस एक दूसरे से छुलते हैं, सिर्फ वहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे एक पहाड़ है उसके नीचे उतरने लगता है, रोल करने लगता है, नीचे गिर आने लगता है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। और ये जो ट्रक है ये कितना चलता है, 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है 20 सेकंड्स में। पूछा गया है एक्सीलरेशन कितना होगा। ये तो आपके चैप्टर 8 पे बेस्ड है इतना क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे, गिवन लिखेंगे आप, और गिवन में क्या क्या देंगे कि सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, आगे डिस्टेंस कितना चला है, एस है सर 400 मीटर, टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड्स। तो पूछा गया एक्सीलरेशन क्या होगा, तो भाई सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं, सबसे बेस्ट यही है। s की वैल्यू क्या है 400 मीटर, u की वैल्यू तो 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, t का जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की, हाफ। एक्सीलरेशन तो हमें निकालना है और टाइम कितना दे रखा है 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 400 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर 400, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 200 आ जाएगा। एक्सीलरेशन आपका कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई इशू नहीं होगा। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। अब वो जो ट्रक है हमारा, ठीक है, ट्रक जो है हमारा ये जो मूव कर रहा है, बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा अगर इसका मास कितना है, मास है 7 टन। ठीक है, 7, मास कितना है इसका 7 टन। 7 टन का मतलब हो गया 7000 केजी। और हमें फोर्स पता है क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कमेंट में बताओ ये जो फॉर्मूला है हमारा फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये किस फोर्स ये मोशन के किस लॉ से निकलता है, कौन से वाले से, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। ठीक है, चलो तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स होगा मास, मास कितना है यहाँ पे 7000 केजी। एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन तो हमने निकाला है सर कितना है 2 मीटर पर सेकंड। याद रखना एक्सीलरेशन पॉजिटिव इसलिए लिया है बिकॉज एक जो हिल है, ये जो पहाड़ है, नीचे ही मोशन हो रहा है, मोशन भी नीचे ही हो रहा है और एक्सीलरेशन भी नीचे ही हो रहा है, तभी तो ये ज्यादा चल पाएगा, अदरवाइज तो रुक जाएगा। नीचे ही एक्सीलरेशन हो रहा है, इसी वजह से ये पॉजिटिव में लिया गया है।
और आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14,000 न्यूटन, ये फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ स्टोन ऑफ 1 kg, एक स्टोन है, एक पत्थर है 1 kg का, जिसे फेंका जाता है किस वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से। किसके ऊपर फेंका जा रहा है? फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। तो एक लेक है, उस पर बर्फ जम गई है, फ्रोजन सरफेस है, उस पर फेंका गया। और बोला गया थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट 50 मीटर चलने के बाद किस पे आ जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। मतलब अगर मैं सरफेस ड्रॉ करूं तो इस सरफेस पे पत्थर फेंका होगा और ये पत्थर धीरे धीरे चलता रहा और इसकी वेलोसिटी कम हुई और आफ्टर 50 मीटर 50 मीटर चलने के बाद ये किस में आ जाता है? यहाँ पे स्टॉप हो जाता है या फिर रेस्ट में आ जाता है। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? इसकी 0 हो गई। ठीक है, आपको ये सब दिमाग में सोचना है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे माइंड में एक इमेज फॉर्म होती जानी चाहिए। अब पूछा गया व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। तो बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा किसके बीच में? स्टोन और आइस के बीच में। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रहा था, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 20 मीटर पर सेकंड और फाइनली 0 हो गई। दैट मीन्स इसके अंदर क्या होगा? रिटार्डेशन हुआ होगा, मतलब कि एक फोर्स लगा होगा पीछे की साइड इस ऑब्जेक्ट को, जिसने इसके मोशन को अपोज किया होगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट रुक गया होगा। तो पूछा गया है इसी फोर्स की वैल्यू क्या होगी। हम लोग फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या एक्सीलरेशन है? नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन ही निकालना है। तो आप लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है भाई? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस 50 मीटर। ठीक है, तो भाई एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे रखा। हम निकाल सकते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सॉरी हम लोग यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, a की वैल्यू हो जाएगी 20 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन क्या होगा? अब यही समझने वाली बात है। चलो एक्सीलरेशन a और s कितना आएगा? 50। ठीक है, तो इधर से निकलेगा हमारा 2a। 2a इंटू 50 की वैल्यू किस क्या हो जाएगी आपके पास? 2a इंटू 50 हो जाएगा माइनस का 400 और एक्सीलरेशन आएगा आपका माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, दोबारा समझना, मैंने सबकी वैल्यू पुट करी है और ये जो वैल्यू है इधर भेज दी है। तो इससे 2a 50 की, एस की क्या थी? 50 वैल्यू थी, तो 2a 50 की वैल्यू आई 400 माइनस का और एक्सीलरेशन माइनस का 4 मीटर। ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि ये जो एक्सीलरेशन है बैकवर्ड है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से ऑब्जेक्ट रुक गया। फोर्स कितना लगा होगा? फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है हमारे पास? मास तो सर ऑब्जेक्ट का है 1 kg। ठीक है, ऐसा यूनिट है? हाँ है। इनटू एक्सीलरेशन कितना है? माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ऑब्जेक्ट में फोर्स भी कितना लगा है? 4 न्यूटन माइनस का। और ये माइनस डायरेक्शन यही बता रहा है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से एक इंजन है, ठीक है, ट्रेन का एक इंजन है जिसका वजन है 8000 kg और ये पुल कर रहा है ट्रेन के 5 वैगन्स। वैगन्स क्या होते हैं? वो जो डब्बे होते हैं ना, उन्हें वैगन कहा जाता है। तो मेन इंजन है एक, ठीक है, ये हमारा इंजन साहब है और इनके पीछे 5 डब्बे हैं लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 वैगन्स है। वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4, वैगन 5। ठीक है, ये 5 वैगन है जिन्हें इंजन साहब खींच रहे। हर वैगन का जो वजन है वो कितना है? वो 2000 kg है। ठीक है, इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, ये जो इंजन है ये कितना फोर्स लगा रहा है? 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और जो ये ट्रैक है, अब ये पटरी पे चल रहा होगा ना, तो ये ट्रैक होगा,
ये ट्रैक कितना फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे कलर से शो कर दे रहा हूं। ये फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा रहा है सर, ये लगा रहा है 5000 न्यूटन का। तो पूछा है सबसे पहला कैलकुलेट द नेट एसिलरेटिंग फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो भाई नेट फोर्स कैसे निकालोगे, खुद सोचो, दिमाग लड़ाओ। नेट फोर्स हमारा होगा कि इंजन कितना फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में 40,000 और पीछे अपोजिट डायरेक्शन में कितना है 50,000, तो ए की वैल्यू होगी नेट एसिलरेटिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा 40,000 माइनस 5,000। माइनस क्यों किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो एक को तो नेगेटिव लेना ही है। अब जब गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है हम उसे पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 35,000 न्यूटन, ठीक है। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है, बी पार्ट में पूछा गया है कि बताओ भाई एसिलरेशन कितना होगा, और एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन इज, एसिलेशन कैसे निकालेंगे, एसिलेशन निकालेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन। तो एसिलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स कितना होगा, फोर्स तो सर 35,000 लग रहा है, ठीक है, 35,000 न्यूटन। मास कितना लोगे, अब देखो यही दिमाग चलाना है। इंजन किस पे फोर्स लगा रहा है, इन 5 वैगन्स पे लगा रहा है, तो फिर मास भी किसका कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वैगन्स का कंसीडर किया जाएगा, इंजन का नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंजन फोर्स लगा रहा है इन सब पे, इन 5 को खींच रहा है, ठीक है, खुद को नहीं खींच रहा है, खुद तो चल ही रहा है, इन 5 पे इतना फोर्स लगा रहा है, इसी वजह से इन 5 का मास कंसीडर किया जाएगा। और एक का मास है 2000 kg, और 5 कितने हो, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 35,000 अपॉन 10,000, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका एसिलरेशन। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया फोर्स बताओ ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो भाई ये बोला गया है ये जो वैगन 1 है ये कितना फोर्स लगाएगी वैगन 2 पे, ठीक है, ये कितने फोर्स से इसको वैगन 2 को खींचेगी। तो जब वैगन 2 को खींचेगी तो इन सबको भी साथ में खींच रही होगी, ठीक है, इन सबको भी साथ में खींच रही होगी। वैगन 2 को जब फोर्स खींचेगा तो वैगन 1 खींचेगा तो पीछे सब जो है उन सबको भी खींचेगा। तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप लोग सी को कैसे निकालेंगे, सी निकालने के लिए आपको फोर्स हमें पता ही है क्या होता है, मास इनटू एसिलरेशन। अब मास किसका कंसीडर करेंगे, मैंने बताया जैसे कि W1 ये वैगन 1 इन चारों को खींचेगा तो इन चारों का मास कंसीडर किया जाएगा 4 इंटू 2000। और एसिलरेशन कितना लग रहा है, पहले ही एसिलरेशन निकाला था 3.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000 इंटू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास अराउंड 28,000 न्यूटन, 28,000 न्यूटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। तो एक ऑटोमोबाइल है, कोई गाड़ी है जिसका मास है 1500 kg, 1500 kg। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is stopped with a negative acceleration of इतनी। मतलब कि मान लो ये मेरी साइकिल है, ठीक है, ये मेरी साइकिल है, ये एक ऑटो बाइक है, ठीक है, ये बाइक है मेरी, और इस बाइक पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये इसका इंजन हो गया, ठीक है, इस बाइक पे हम बैठे हुए हैं। अब बोला गया है कि इसका मास कितना है, मास है सर 1500 kg, और बोला गया है कि इस पे कितना फोर्स लगा, इस और पूछा गया है कितना फोर्स लग रहा होगा इसके और फ्रिक्शन के बीच में, मतलब रोड के और इस बाइक के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा अगर ये बाइक जो है ये रुक जाती है कितने एसिलरेशन पे 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो ये एसिलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है तभी तो रुकेगी, तो ये पीछे की तरफ जो एसिलरेशन है ये 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। और नेगेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि मोशन इस तरफ होना चाह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई कैसे फाइंड करेंगे, वही सिंपल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन।
मास की वैल्यू कितनी है 1500 kg, एक्सीलरेशन माइनस का लिया जाएगा 1.7, ठीक है। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 2550 न्यूटन। ये नेगेटिव डायरेक्शन क्या बता रहा है, सॉरी नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो मोशन के अपोजिट में होगा। अगर हमारा मोशन इधर है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी v। तो एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा अगर उसका मास m है और वेलोसिटी v है। तो हम लोगों को पता है मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, p से डिनोट किया जाता है, जो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम हो जाएगा mv। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंडेड टू मूव वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक भाई लकड़ी का वुड का कैबिनेट है, ठीक है, एक कोई कैबिनेट है वुड का, और इस वुड पे हमने कितना फोर्स लगाया है, इस पे फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि जस्ट स्टार्ट ही किया है चलना, ठीक है, अभी एक्सीलरेशन नहीं आया है। एक्सीलरेशन कितना है, 0 है, और एक्सीलरेशन 0 है, जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है। तो पूछा गया है कि बताओ फ्रिक्शन कितना होगा। तो भाई याद रखना, ये आगे भी पढ़ोगे, ये कंसेप्ट आगे भी काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होता है जितने पे जस्ट वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। मैं रिपीट करता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या मैंने बोला कि ये 200 न्यूटन पे चलना स्टार्ट कर देगा। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ 200 पे, तो ये चलना स्टार्ट करेगा। अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। इस टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा, 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैंने इसकी जगह 100 न्यूटन लगाया तो क्या मूव करने लगेगा, नहीं करेगा। क्यों, 200 पे स्टार्ट करता है। तो इस टाइम फोर्स कितना हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100 न्यूटन। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया 150 न्यूटन, तो क्या ये मूव करने स्टार्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 200 से पहले तो करेगा ही नहीं। तो इस टाइम फ्रिक्शन का फोर्स होगी 150 एट 200 न्यूटन। जैसे ही मैंने 200 न्यूटन फोर्स लगाया इस पर, फ्रिक्शन जस्ट ये ऑब्जेक्ट मूव हिलना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी हो जाएगी 200। लेकिन 200 के बाद में जितना भी फोर्स लगा दूं वो सारा फोर्स किधर जाएगा, वो सारा फोर्स इसके एक्सीलरेशन में, इस बॉडी को जल्दी जल्दी मूव करने में खर्च होगा। दैट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना रहेगा, 200, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अभी इतना ही याद कर लो, फिर 11th क्लास में या बाद में जो आगे के चैप्टर्स है उसमें और अच्छे से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जानोगे। चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो अब अगली वीडियो में सीखेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे एवरीवन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।